तो जो किंगडम फंगाई जो चल रहा था बेटा, तो मैंने कल जो क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था कि हमने उसमें 3 जो डिवीज़न्स थे किंगडम फंगी के अंदर। तो लास्ट डिवीज़न हमने बताया था एस्कोमाइसिटीज़ के बारे में, आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो थे वो हमने आपको समझा दिए थे, सही है। और एस्कोमाइसिटीज़ जो है वो थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आज हम जो हमारा 4th सब डिवीज़न है जिसमें हमने बेसिडियोमाइकोटिना को रखा हुआ है, तो आज हम उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि जो हमारा सब डिवीज़न है हमारा बेसिडियोमाइकोटिना। अब देखिए इस डिवीज़न के अंदर जो क्लास आती है उस क्लास का नाम होता है बेसिडियोमाइसिटीज़। ये क्लास है जो बेसिडियोमाइकोटिना के अंतर्गत रखी जाती है। अब इसमें किस तरह के फंगी को रखा गया है उनको हम लोग कॉमनली क्या कह सकते हैं, तो इनका जो कॉमन नेम है वो है क्लब फंगी। समझिए, अब इनको क्लब फंगी क्यों कहा जाता है ये चीज़ अभी हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्या होता है कि इनको क्लब फंगी कहा जाता है, सही है। अब थोड़ा सा इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में देखते हैं कि इनमें ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इनको एक अलग क्लास में रखने को बताती हैं कि इनको क्यों अलग क्लास में रखा गया। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे क्लब फंगी जो होते हैं या जो बेसिडियोमाइसिटीज़ होते हैं उसके अंतर्गत किस प्रकार के फंगस को रखा गया है, सही है। तो देखिए इनके अंदर रखा गया, तो यहाँ लिख सकते हैं दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रस्ट स्मट। देखिए ये जो रस्ट स्मट जो लिख रहा हूँ, ये रस्ट और स्मट दोनों तरह की जो होती हैं ये डिसीज़ होती हैं। एक तो रस्ट डिसीज़ होती है, एक स्मट डिसीज़ होती है। अब ये दो अलग अलग तरह के फंगी होते हैं जो इनको प्रोड्यूस करते हैं। तो जो रस्ट प्रोड्यूस करते हैं इनको रस्ट फंगी कहा जाता है, जो स्मट प्रोड्यूस करते हैं उनको स्मट फंगी कहा जाता है, सही है। इसके अलावा देखेंगे इसमें मशरूम्स को रखा गया है। मशरूम्स तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि आजकल ज़्यादा हम लोग खा रहे हैं मशरूम को, क्योंकि वो प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स भी होता है। इसके बाद इनमें पफ बॉल्स जो होती हैं उनको भी रखा गया है। पफ बॉल जो फंगी होते हैं उसको रखा गया है। एक आपके जो टोड स्टूल फंगी होते हैं उनको रखा गया है, टोड स्टूल, समझे। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक इंस्टिंक्ट हॉर्न फंगी जो होते हैं उनको भी इसमें रखा गया है, स्टिक्ड हॉर्न फंगी। अब इसके अलावा देखेंगे तो जो ब्रैकेट फंगी होते हैं उनको भी इस कैटेगरी में रखा गया है, ब्रैकेट फंगी। अब ब्रैकेट फंगी के बाद हमारा जो लास्ट इसमें रखा गया है उसमें उसको हम लोग बोलते हैं शेल्फ फंगी, शेल्फ फंगी। क्लियर। तो इस तरह से आपने देखा कि कितने तरह के जो फंगस हैं उनको बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर रखा जाता है। अब हम देखेंगे कि इनका जो माइसीलियम होता है वो किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो माइसीलियम है वो इनमें किस प्रकार से होता है। तो माइसीलियम जो है वो फिलामेंटस होता है प्लस ब्रांच्ड होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस, यानी इनका जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड होता है, फिलामेंटस होता है। अब देखेंगे जो हाइफी होता है वो किस प्रकार का होता है। तो हाइफी जो है वो सेप्टेट होता है, समझे, यानी असेप्टेट या सिनोसाइटिक नहीं होता। हाइफी कैसा होता है, सेप्टेट होता है। सेप्टेट के साथ ये परफोरेटेड होता है, ये कैसा होता है, परफोरेटेड। अब परफोरेटेड का मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ कह सकते हो कि बैरल शेप्ड पोर्स पाए जाते हैं जिनको डॉली पोर्स कहा जाता है। ये परफोरेटेड का मतलब है कि इनका जो हाइफी होता है उसमें कुछ बैरल शेप्ड पोर पाए जाते हैं जिनको डॉली पोर कहते हैं। अब देखिए जो माइसीलियम होता है यहाँ पे वो 3 तरह का होता है। एक तो होता है प्राइमरी माइसीलियम, एक होता है सेकेंडरी माइसीलियम और एक होता है टर्सरी माइसीलियम।
तो इस तरह से हम देखेंगे कि इनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो माइसीलियम होता है वो 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। क्लियर। अब आपको यहाँ से देखना है कि जो प्राइमरी माइसीलियम होता है जी, तो प्राइमरी माइसीलियम किससे डेवलप होगा जी। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो प्राइमरी माइसीलियम होता है वो डेवलप होता है यूनी न्यूक्लिएट हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर से, समझे। एंड इट कंसिस्ट मोनोकैरियोटिक सेल, इसमें मोनोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं दैट मल्टीप्लाइज बाई कॉनिडिया और ओइडिया फॉर्मेशन। क्लियर। तो हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको थोड़ा आप नोट कर लीजिएगा। द प्राइमरी माइसीलियम डेवलप फ्रॉम द यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स कंसिस्ट मोनोकैरियोटिक सेल्स। क्लियर। दैट मल्टीप्लाइज बाई कॉनिडिया और ओइडिया फॉर्मेशन, समझे। तो ये हमारा प्राइमरी माइसीलियम के बारे में पता चल गया। अब हम देखेंगे कि जो सेक्सुअल फ्यूजन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ लिखेंगे सेक्सुअल फ्यूजन। अब देखिए सेक्सुअल फ्यूजन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। तो जो सेक्सुअल फ्यूजन होता है वो जो प्राइमरी माइसीलियम होता है उसमें किस तरह से होगा, तो वो होगा बाई सोमेटोगेमी एंड स्पर्मेटाइजेशन, है ये। तो सेक्सुअल फ्यूजन इन प्राइमरी माइसीलियम अकर्स बाई सोमेटोगेमी एंड स्पर्मेटाइजेशन, यानी 2 प्रोसेस जो हैं वो इसमें इस्तेमाल होती हैं, सोमेटोगेमी एंड स्पर्मेटाइजेशन। क्लियर। अब यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें वही 3 स्टेप्स आपको लिखने हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें 3 स्टेप होते हैं। एक होता है आपका प्लाज्मोगेमी, उसके बाद मैंने आपको बताया था कैरियोगेमी, और उसके बाद जो होती है वो होती है मियोसिस। क्लियर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप में ही कंप्लीट होगा यहाँ पे भी। अब हम ये देखेंगे कि जो प्लाज्मोगेमी होगा उसके अंदर क्या होता है। तो प्लाज्मोगेमी जो होती है उसको अचीव किया जाता है बाय द सोमेटोगेमी द्वारा। तो हम इसमें लिख सकते हैं द प्लाज्मोगेमी इज अचीव्ड by karyogamy, sorry, the plasmogamy is achieved by somatogamy और स्पर्मेटाइजेशन। अब इतना होने के बाद इसके जब ये अचीव हो जाएगा तो हम देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ये तो रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ पर एक डाई कैरियन का फॉर्मेशन होगा और जो कैरियोगेमी है वो थोड़ा सा डिले हो जाएगी। तो लिख सकते हैं इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ डाई कैरियन एंड the karyogamy become delayed। जो कैरियोगेमी है वो थोड़ा सा डिले यहाँ पे हो जाती है। ये अब देखिए यहाँ पे जो डाई कैरियन आपका निकल के आया है जो कि एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है बिटवीन प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी के बीच में। तो हम ये देखेंगे कि जो डाई कैरियन से डाई कैरियोटिक सेल बनेंगी तो उनमें फिर डिवीज़न होगा, और जब डिवीज़न होगा डाई कैरियोटिक सेल के अंदर तो वहाँ से क्या होगा, बहुत टाइप के कह सकते हो स्पोर्स जो हैं वो यहाँ से तो बन जाएंगे। तो हम लिखेंगे द डाई कैरियोटिक सेल ऑन division produce various types of spores named
अब देखिए वो कौन कौन से स्पोर्स जो होते हैं जो यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो उसका नाम हम लोग लिखेंगे। तो पहला होता है क्लेमाइडोस्पोर, यानी क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं वो बनते हैं। अब क्लेमाइडोस्पोर्स के बाद इसमें और क्या बनेगा, सही है, तो वो बनेंगे यूरिडियोस्पोर्स, यूरिडियोस्पोर्स बनेंगे। देखो बेटा ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है, क्योंकि ये अकेली ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर यूरिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, सही है। और एक बनता है यहाँ पे टेल्यूटोस्पोर्स। अब टेल्यूटोस्पोर्स के बाद देखेंगे इसमें और किस प्रकार स्कोर बनते हैं, तो वो बनते हैं एसियोस्पोर्स। क्या बोलेंगे इनको, एसियोस्पोर्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डाइकैरियोटिक सेल थी उसके अंदर जब डिवीज़न हुआ तो यहाँ पे बहुत तरह के स्पोर्स बने, जिनमें क्लेमाइडोस्पोर्स था, यूरिडियोस्पोर्स था, टेल्यूटोस्पोर्स था और एसियोस्पोर्स था, सही है। अब ये जो स्पोर्स बन गए हैं तो आप देखेंगे कि इनमें कुछ ऐसी रिप्रोडक्टिव सेल्स भी होती हैं जो सेकेंडरी माइसीलियम कह सकते हो उसको डेवलप कर देती हैं, सही है। तो यहाँ लिखेंगे द सम रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं सेकेंडरी माइसीलियम की, वो क्या करती हैं, वो क्लब शेप्ड बेसिडिया का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो देखो कुछ सेल्स ने क्या किया, स्पोर्स बनाए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम सेल्स ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम प्रोड्यूस, समझी, यानी कुछ सेल ऐसी होंगी इसकी यहाँ पे जो क्या करेंगी, प्रोड्यूस क्लब शेप्ड बेसिडिया। क्या प्रोड्यूस करेंगी, क्लब शेप्ड बेसिडिया। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बेसिडियो यानी क्लब फंगाई इनको कहा जाता है, सही है। तो जो क्लब शेप बेसिडिया जब आपका बन जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, हम सोचेंगे कि अब बेसिडिया के अंदर क्या हो रहा है, तो बेसिडिया के अंदर जो कैरियोगेमी थी और जो मियोसिस था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इन विच कैरियोगेमी एंड मियोसिस कंप्लीट्स। समझ में आया। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि जो बेसिडियोमाइसीटीज कैटेगरी के जो फंगस होते हैं उनके अंदर जो कैरियोगेमी या जो मियोसिस होती है वो किस तरह के माइसीलियम में कंप्लीट होती है, तो हम वहाँ पे लिख देंगे दैट कंप्लीट्स इन द सेकेंडरी माइसीलियम, समझे। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको बेटा अंडरलाइन करनी है और ध्यान भी रखना है इस चीज़ का। अब हम देखेंगे कि ऐसी और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इनके अंदर पाई जाती हैं। तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि हमारा जो सेकेंडरी माइसीलियम है वो डेवलप हो गया, उसके बाद वहाँ पे कैरियोगेमी और जो मियोसिस की प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब जो बेसिडियम होगा, जो बेसिडिया बना है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे ईच बेसिडियम प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स, 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स, समझे। यानी एक बेसिडियम जो होगा हमारा उसमें 4 जो हैं वो हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब जो बेसिडियोस्पोर्स बने हैं तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो बेसिडियोस्पोर्स है इनका क्या होने वाला है, सही है। तो अब ये कैसे प्रोड्यूस होंगे थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक्सोजीनसली होते हैं। एक्सोजीनसली का मतलब बाहर की तरफ होते हैं, एट द टिप ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिगमेटा, सही है। तो ये जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजीनसली। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की टिप पर, समझे। तो लिखेंगे एट द टिप ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर,
ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिगमेटा। क्लियर? तो मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ स्टेरिगमेटा। समझे? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जहाँ पे ये बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। सही है? तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं अगर ये जर्मिनेट होंगे इन द फेवरेबल कंडीशन, सही है, तो ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस प्राइमरी माइसीलियम। समझ में आ गया? तो प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम कैसे बना, फिर सेकेंडरी माइसीलियम से बेसिडियोस्पोर्स कैसे बने, और फिर बेसिडियोस्पोर्स का जर्मिनेशन होने पर प्राइमरी माइसीलियम कैसे बना। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ तक आ गया। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो तीसरी कैटेगरी का माइसीलियम था जिसको हम लोग टर्सरी माइसीलियम बोलते हैं, तो वो किस प्रकार से बनता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसके जो हायर मेंबर्स होते हैं जैसे मशरूम, सही है, तो जो हायर मेंबर्स होते हैं तो हायर मेंबर्स में ये क्या होता है कि वहाँ पे एक फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस होती है जिसको बेसिडियोकार्प कहा जाता है। सही है? तो बेसिडियोकार्प जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, मशरूम के अंदर या ब्रैकेट फंगी के अंदर। अब ये जो बेसिडियोकार्प होती है ये कंप्राइज करती है किससे, कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी माइसीलियम से। सही है? तो जिसको हम लोग टर्सरी माइसीलियम कह देते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछने लग जाए कि टर्सरी माइसीलियम जो है वो किस प्रकार के फंगी में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मशरूम और ब्रैकेट फंगी के अंदर ये पाया जाता है, जो काफ़ी लार्ज साइज के होते हैं, या बेसिडियोमाइसिटीज कैटेगरी के जो हायर फंगी होते हैं उनको मशरूम या ब्रैकेट फंगी कहा जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो हमने देखे। अब हम ये देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स को रखा गया है। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है दैट इज नोन एज द अगेरिकस। अगेरिकस जो होता है इसको मशरूम बोला जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं। इसको हिंदी में कोकुरमुत्ता भी कहते हैं, प्लस इसको फेयरी टेल भी कहा जाता है। जैसे अगर आप देखोगे, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो कहीं भूसा वगैरह जब पड़ा होता है तो वहाँ पे देखा होगा गांव में से कटफूला कहते हैं, कुछ गांव में से कोकुरमुत्ता कहते हैं, क्योंकि लोगों का मानना ये था कि जहाँ कुत्ते अपनी टॉयलेट कर जाते हैं तो ये वहाँ पे निकल आते हैं, तो कोकुरमुत्ता हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि जब परियां आकर के रात में नाचती हैं तो वहाँ पे ये जनरेट हो जाते हैं, तो इसलिए उसको परियों की पूंछ कहा गया या उड़न खटोला कहा गया। सही है? तो ऐसे इसके बहुत सारे कह सकते हो रीजनल नेम हैं, लेकिन साइंस के तरीके से देखा जाए तो उनको एगेरिकस कहा जाता है। एगेरिकस जो होता है ये एक ईडेबल फंजाई है जो बल्क में आजकल लोग इसको आर्टिफिशियली कह सकते हो चैम्बर्स बना के इसकी खेती कर रहे हैं और इससे बहुत अच्छा जो प्रॉफिट है वो लोग निकाल रहे हैं। क्लियर? तो अब मशरूम जो होते हैं हमारे बेटा, तो ये दो तरह के मशरूम होते हैं। तो एक तो होते हैं इसमें ईडेबल मशरूम जो कि प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, और एक होते हैं आपके पॉइजनस मशरूम। अगर आप इनको खा लोगे तो समझो कि अल्लाह को प्यारा होना है, आपको मरना ही मरना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो ईडेबल मशरूम्स होते हैं हम ये देखेंगे कि ईडेबल मशरूम में किस कैटेगरी को रखा गया है। तो इसमें आता है आपका एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस। एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस नाम की जो स्पीसीज होती है उसको ईडेबल मशरूम में रखा गया है। समझ में आ रहा है? तो अब हमने ईडेबल मशरूम को देखा। अब देखिए इसकी जब शेप आप देखोगे तो इसको गिल्ड मशरूम भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको लगेगा जैसे अंदर जो है गिल्स पाए जाते हैं, इस तरह का आपको ये नज़र आएगा। तो इसको गिल्ड मशरूम भी कहा जाता है। क्योंकि हम इसकी खेती में करते हैं तो इसको फील्ड मशरूम के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। इसके अलावा फेरी टेल, कोकुरमुत्ता और ये बहुत सारे नाम इसको दिए गए हैं। अब देखिए जो पॉइजनस मशरूम होते हैं ये इस तरह के मशरूम होते हैं कि अगर आपने इनको खा लिया
तो ये आपकी बॉडी के अंदर पॉइजनिंग जनरेट कर देंगे। सही है। तो इसमें कौन कौन से मशरूम्स को रखा गया है, तो एक होता है जिसको बोलते हैं अगेरिकस सिल्वीकोलिया। सही है। इसमें क्या होता है, एक होता है अगेरिकस सिल्वीकोला, ये सिल्वीकोला जो है वो स्पीसीज का नाम है। दूसरा इसमें होता है एगेरिकस ज़ैंथोडर्मिस, समझे, एगेरिकस ज़ैंथोडर्मिस इसमें रखा गया है। और एक होता है आपका एगेरिकस साइटोटिकस, एगेरिकस साइटोटिकस। ये तो इस तरह से इसमें 3 स्पीसीज आती हैं। अब हम देखेंगे कि इसके अलावा कौन कौन से इसमें और आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द पक्सीनिया। जो पक्सीनिया होता है जेनेरा, इसमें आपको रखा गया है, इसको रस्ट फंगी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये रस्ट जनरेट करता है। सही है। तो जैसे आपने देखा होगा कि एक आता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, एक डिसीज का नाम होता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट जी, जो गेहूं में होती है। तो हम यहाँ से देखेंगे ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट जो गेहूं के पौधों में होती है। तो वो किससे होती है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई नाम का होता है। तो क्या बोलेंगे, पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई, ये इसका नाम होता है। सही है। अब ब्लैक के अलावा एक होता है यहाँ पे येलो रस्ट ऑफ व्हीट, क्योंकि अलग अलग कलर होते हैं। तो येलो रस्ट जो व्हीट होता है ये होता है आपका पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिया। ये किससे होता है, पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिया। इसके अलावा एक स्पीसीज और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पक्सीनिया ग्लूमेरम। क्या बोलते हैं, पक्सीनिया ग्लूमेरम, क्योंकि इसमें ग्लूटानिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम रख दिया गया ग्लूमेरम। समझे। अब देखिए एक इसमें ब्राउन स्मट होती है, यानी ब्राउन रस्ट जो है आपको नजर आएगी। समझे। ये सब गेहूं के पौधों में ही होते हैं, रस्टिंग जो होती है। तो इसमें देखेंगे कौन सी जो पक्सीनिया है वो इसमें पाया जाता है। तो इसका नाम रखा गया है पक्सीनिया रिकॉन्डेटा, पक्सीनिया रिकॉन्डेटा। और एक स्पीसीज इसमें और होती है जिसको बोलते हैं पक्सीनिया ट्रेटिसिना, पक्सीनिया ट्रेटिसिना। देखिए यहाँ जो ट्रेटी शब्द लिया गया है, ये ट्रेटिसाई जो होता है ये गेहूं की स्पीसीज का नाम है जी। तो यहाँ ट्रेटे शब्द लगा देते तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि ये गेहूं के अंदर जो रस्ट डिसीज है उसको जनरेट करने वाला फंगी है। अब यहाँ पे देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल जो है दैट इज द अस्टीलेगो। अस्टीलेगो जो होता है इसको स्मट फंगी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये जो स्मट डिसीज जनरेट करने वाले होते हैं, तो स्मट डिसीज बहुत सारी होती हैं, जैसे लूज स्मट ऑफ ओट। समझिए। तो लूज स्मट ऑफ ओट जो होता है वो अस्टीलेगो एविनी नामक फंगस से होता है। दूसरा होता है लूज स्मट ऑफ व्हीट, तो व्हीट हो रहा है तो ये होगा अस्टीलेगो न्यूडावार ट्रिटिसाई। ये ऐसे ही कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, तो बार्ले आ गया तो ये होगा अस्टीलेगो हॉर्डाई से। ये अब जैसे ही कवर्ड स्मट ऑफ ओट आ गया तो ये होगा अस्टीलेगो कॉलेरी से। ये ऐसे ही स्मट ऑफ मेज, जी मक्के के अंदर स्मट डिसीज आती है तो वो होगा अस्टीलेगो मेडिस। जी ऐसे ही लूज स्मट ऑफ बार्ले, तो बार्ले जो होगा वो किससे होगा, अस्टीलेगो न्यूडा से। क्लियर। तो इस तरह से ये जो डिसीजेज होती हैं उनको आपको पहचानना है। लेकिन जब आपके सामने जब नीट में ये क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे पूछेगा कि स्मट डिसीज जो होती है वो किस कैटेगरी के फंगी से होती है, तो आप वहाँ पर लिख देंगे कि ये बेसिडियोमाइसिटीज कैटेगरी के फंगस से होती है, या जो रस्ट डिसीज है वो भी बेसिडियोमाइसिटीज से होती है, या पफबॉल को किस में रखा गया है, या टोड फंगी किसको कहते हैं, टोड फंगी को किस कैटेगरी में रखा गया है, या स्ट्रिंग हॉर्न फंगी को किस कैटेगरी में रखा गया है, या ब्रैकेट फंगी को किस कैटेगरी में रखा गया है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जनरेट होते हैं।
समझे। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि जो एगेरिकस होता है, एगेरिकस में जो सेक्सुअल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसका नाम होता है बेसिडियोकार्प। क्लियर, जो कि हमारा एक तरह का टर्सरी माइसीलियम का कंपोजिशन होता है, जो कंप्राइज करता है किसको, सेकेंडरी माइसीलियम को। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से बेटा हमारी जो तीसरी कैटेगरी है, सॉरी हमारी जो फोर्थ कैटेगरी थी बेसिडियोमाइसिटीज, वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा किंगडम फंजाई है, तो किंगडम फंजाई की जो लास्ट कैटेगरी अपने पास बची है, समझे, नंबर 5 कैटेगरी हम जिसको रखेंगे, तो उसको हम लोग इम्परफेक्ट फंगी के नाम से भी जानते हैं, या फंगाई इम्परफेक्टाई भी उसको कहा जाता है, और इसका नाम है ड्यूटेरोमाइकोटिना। तो इसका जो सब डिवीज़न है दैट इज़ द ड्यूटेरोमाइकोटिना, सब डिवीज़न हो गया। और इसकी जो क्लास होगी उसको बोलेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज, समझे, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनको इम्परफेक्ट फंगाई कहा जाता है, इम्परफेक्ट फंगाई, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए, हम ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो इसको इम्परफेक्ट फंगी क्यों कहते हैं, इसके पीछे कोई एक ना एक रीज़न तो रहेगा। तो जैसे आपने देखा कि अब तक हमने जो फंगी की कैटेगरी पढ़ी थी उसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था। तो लेकिन ये कैटेगरी एक ऐसी है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं पाया जाता है, इसमें केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। सही है। दूसरा, आज भी वैज्ञानिकों में थोड़ा मतभेद बना हुआ है कि इनको इम्परफेक्ट फंगी क्यों कहा जाता है। सही है। तो वो सारी चीज़ें जब आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ कैटेगरी ऐसी होती हैं जिनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होता है, कुछ कैटेगरी ऐसी होती हैं जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो माइन्यूट कंडीशन में प्रेजेंट होता है। तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न बना होने के नाते इस ग्रुप को डिज़ाइन किया गया जिसको इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसमें देखेंगे किस तरह के फंगस को यहाँ पे रखा गया है। ये तो इसमें जो फंगस रखे गए हैं उनमें पहला जो फंगस होता है उसका नाम होता है हेलमिन्थोस्पोरियम। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलमिन्थोस्पोरियम। ये इसके अलावा अल्टरनेरिया को इसमें रखा गया है। जो पोटैटो के अंदर आपने देखा होगा एक ब्लैक स्पॉट डिसीज जो है वो जनरेट करता है। जैसे आप जब आलू को काटोगे तो उसके अंदर आपको काला काला कुछ धब्बे टाइप के नज़र आएंगे, तो वो अल्टरनेरिया सोलानी नामक एक फंगी होता है जिसको हम लोग डिटेरोमाइसिटीज कैटेगरी में रखते हैं, तो वो उसके अंदर पाया जाता है। सही है। एक आता है आपका क्लेडोस्पोरियम। तो जो क्लेडोस्पोरियम होता है उसको भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। एक आता है आपका फ्यूसेरियम। समझे। तो इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए कि इन फंगस को ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर रखा गया है। तो इस प्रकार से हमारा जो किंगडम फंजाई है वो कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जिसको हम कल क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं, तो हम आपको पढ़ाएंगे कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द फंगी क्या रहता है, फंगी का हमारे एनवायरनमेंट में क्या इम्पोर्टेंस है, फंगी किस किस तरह से किस किस के साथ में किस तरह के रिलेशंस में पाए जाते हैं। क्लियर। क्योंकि डिसीज़ तो आप लोग पढ़ ही चुके, अब हम फंगी का जो यूज़फुल जो एक पार्ट है फंगस के बारे में उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर। तो कल हमारा जो लास्ट क्लास रहेगी उसमें हम आपको ये सारी चीज़ें